दोस्तों आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस पोएम को समझने के लिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, इस इवेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लाइन टू लाइन इस पोएम को डिस्कस करेंगे। तो जब साल 1776 में अमेरिका को आजादी मिल गई थी, तब जो फ्रांस का किंग था लुइस 16 उसने अमेरिका को सपोर्ट किया था। फ्रांस और ब्रिटेन पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन थे, अब इनके बीच में दूरियां और भी बढ़ गई थी। अब इन दोनों के बीच में एक वॉर हुआ था जिसको बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर। और अब फ्रांस इस वॉर की वजह से और भी ज्यादा कर्जदार हो गया था और फ्रांस में टैक्स बढ़ गए थे, महंगाई बढ़ गई थी और लोग बेरोजगार हो गए। बट अगर ये सिचुएशन किसी भी देश में हो और वहां का राजा प्रजा की चिंता किए बिना अपने मजे के लिए बड़े बड़े महल बनवाए, ऐशो आराम की जिंदगी जिए, तो फिर जनता का रिएक्शन क्या होगा। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि वो अकेले नहीं थे अपनी फैमिली में जो ऐसा करते थे। उनकी पत्नी मैरी एंटोनियट ये भी राजा की तरह बहुत पैसा खर्च कर रही थी। हर साल अपने लिए 300 ड्रेसेस मंगवाती थी नए, अलग अलग बहुत सारे महंगे महंगे परफ्यूम मंगवाती थी और बड़े बड़े लैंडस्केप के डिजाइन भी करवाती थी। इसके अलावा इसके ढेर सारे अफेयर भी थे दोस्तों। तो उस टाइम पे दोस्तों दुनिया की ये औरत जो है ये सबसे बड़ी अय्याश औरतों की लिस्ट में से पहले नंबर पे थी। अब इसके काफी सारे लव अफेयर्स थे, तो लोग अब इनसे घृणा करते थे। अब घृणा क्यों करते थे? क्योंकि पहले के जमाने में लोग सोचते थे कि जिसको भी राजा बनाया है या रानी बनाई है वो एक डिवाइन पावर है, वो एक तरह से वो एज ए गॉड उनको ट्रीट करते थे। बट ये जो किंग और क्वीन है ये जिस तरह के काम कर रहे थे उस तरह से लोगों को लगा कि ये कोई डिवाइन पावर नहीं है और धीरे धीरे लोगों ने इनके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया। अब फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब थी, तो अब आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए किंग ने स्टेट जनरल को सम्मन किया। ये दोस्तों एक एडवाइजरी बॉडी थी जो राजा को एडवाइस दे सकती थी। इसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, नोबिलिटी और पीजेंट। ये एक तरह से तीन वोट थे दोस्तों। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता था तो एक वोट नोबिलिटी का होता था, एक वोट क्लर्जी का और एक पीजेंट वर्ग का। ये जो पीजेंट वर्ग है इसमें फ्रांस की 98% पॉपुलेशन थी। तो जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता तो नोबिलिटी और क्लर्जी एक साथ मिल जाते जिससे उनके 2 वोट हो जाते और पीजेंट वर्ग को हरा देते। अब इस चीज के अगेंस्ट भी इस थर्ड स्टेट ने रेवोल्यूशन किया कि हर एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। अब इन्होंने शपथ ली कि हम अलग से अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिससे हर आदमी को इक्वल राइट्स मिले। अब राजा की मनमानी भी इनके आगे ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और इस किंग लुइस ने इनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब उनके पार्लियामेंट में 2 तरह के विंग बन गए थे, लेफ्ट विंग जहां पे पीजेंट लोग बैठते थे और राइट विंग जहां पे क्लर्जी और नोबिलिटी ये लोग बैठते थे। तो यहां से दोस्तों इन 2 वर्ड्स का ओरिजिन माना जाता है लेफ्ट विंग और राइट विंग, जो बहुत बार आपने सुना होगा। अब जो ये लेफ्ट विंग के लोग थे इनका एक ही स्लोगन था, ये चाहते थे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। और जो ये राइट विंग वाले लोग थे जिसमें क्लर्जी और नोबिलिटी आते थे, ये ट्रेडिशनल कस्टम्स और कंजर्वेटिज्म को मानते थे। ये मानते थे कि मोनार्की रहनी चाहिए, मोनार्की खत्म नहीं होनी चाहिए, एक राजा का ही रूल होना चाहिए किसी भी देश पे। बट जो पीजेंट वर्ग था, जो ये थर्ड स्टेट था, इनका मानना था कि पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ दिया जाए और डेमोक्रेसी को स्थापित किया जाए। ये पूरी तरह से राजा महाराजा से एक तरह से आजादी चाहते थे और अपने देश को प्रजातंत्र बनाना चाहते थे। तो दोस्तों इन 98% लोगों ने इस टाइम पे एक बड़ा डिसीजन लिया और एक बड़ा रेवोल्यूशन किया जिसको बोलते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें दोस्तों बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज की जानें भी गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। कुछ एक रेवोल्यूशनरीज ऐसे थे जिनके आपस में विचार नहीं मिलते थे, तो उनमें आपस में भी काफी सारी लड़ाइयां हुई और काफी बड़े और लंबे संघर्ष के बाद साल 1792 में फ्रांस से मोनार्की को अबोलिश कर दिया और अब ये एक रिपब्लिक देश बन गया था। और जो ये किंग लुइस था, लुइस 16 और उनकी पत्नी मैरी एंटोनियट, इनको फांसी की सजा सुना दी गई। उस टाइम पे दोस्तों फांसी नहीं होती थी, ग्लूटाइन नाम की एक पनिशमेंट दी जाती थी जिसमें एक बड़े से आरे से क्रिमिनल का सिर काट दिया जाता था। तो इसी तरह से लास्ट में इन दोनों को डेथ पनिशमेंट दे दी गई। तो इसी के ऊपर बेस्ड है जो पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। अब हम शुरू करते हैं इस पोएम को लाइन टू लाइन। ओ प्लेजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय। ओ ये कितनी अच्छी एक्सरसाइज रही, कितना अच्छा काम था जिसने लोगों को होप और जॉय से भर दिया, खुशी से जिसको भर दिया। यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसकी वजह से लोगों में एकदम से जोश आ गया था, एक आशा की एक किरण जाग गई थी। फॉर माइटी वर द ऑक्सिलियर्स वर देन स्टूड। और जो माइटी लोग थे वो भी
ऑक्सिलियर्स का मतलब है यहाँ पे सहायक, जो मददगार बने। विच देन स्टूड, जो खड़े रहे। अपॉन आवर साइड, ये लोग भी हमारी साइड में खड़े रहे। वी हु वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन लव, और हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे लव में, प्यार में। यहाँ पे प्यार की बात हो रही है मानवता की, जो मानवता के प्रेमी हैं वो कितने हम स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे। ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, और जो लोग भी यहाँ पे जीवित थे, यानी कि जो लोग जोश से भरे हुए थे, उनके लिए इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक ब्लिस का काम किया, एक आशीर्वाद रहा उनके लिए ये। बट टू बी यंग, बट जो भी लोग यंग थे, वॉज वेरी हेवन ओ टाइम्स, उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे कि वो हेवन में हो। यानी कि जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इसमें जो लोग अलाइव थे वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनके लिए एक ब्लिस था। बट जो लोग डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे, यानी कि जो यंग लोग थे, जो एक जोश से भरे हुए थे, उनके लिए ये किसी हेवन से कम नहीं था। इन विच द मैग्रे स्टाल फॉरबिडिंग वेज, और ये एक ऐसा समय था जब पहले के समय में लोगों के जो विचार है, फॉरबिडिंग वेज थे, उनके पुराने तरीके थे। स्टाइल का मतलब है यहाँ पे घिसे पिटे जो इनके तरीके थे, और मैग्रे का मतलब है कम। फॉरबिडिंग वेज ऑफ कस्टम स्टैट्यूट टुक एट वंस, यानी कि जो पुराने कस्टम थे, जो भी लॉ थे। स्टैट्यूट का मतलब भी एक तरह का लॉ होता है, कानून होता है। तो ये पहले के टाइम पे जो लोगों के पुराने ढंग से जो रहते थे, उनके जो रूढ़िवादी विचार थे, उनको उन लोगों ने बदल दिया था। द अट्रैक्शन ऑफ ए कंट्री इन ए रोमांस, इन लोगों का, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अट्रैक्शन ने इन लोगों में एक तरह से रोमांस भर दिया था। यानी कि ये जो लोग थे, इन्होंने अपने पुराने विचारों को छोड़ दिया था और ये अब नए विचारों को अडॉप्ट करने लगे थे। एक तरह से यहाँ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। When the reason seemed the most to assert her rights, किसके राइट्स की यहाँ पे बात हो रही है? इनकी कंट्री के राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो रीजन था, seemed the most asserts her rights, वो उनके अधिकारों के लिए था। और उनके अधिकार कौन से थे, कौन कौन से वो रीजन थे? जैसे कि ये लोग आजादी चाहते थे, एक समानता चाहते थे। तो ये चीजें अब काफी ज्यादा प्रभाव में थी। When most intent on making of herself a prime enchantress to assist the work, और अधिकतर लोग चाहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक प्राइम एन्चेंट्रेस होता है, जैसे कि एक जादूगरनी होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को ये लोग एक प्राइम, एक मुख्य जादूगरनी बनाना चाहते थे, एक जादूगर की तरह, जिसका असर चारों तरफ फैल जाए। टू असर्ट दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। कौन से काम को करने के लिए? मतलब कि इन लोगों की जो आजादी थी और समानता थी, उस काम को करने के लिए, ताकि इन लोगों को भी जीने का अधिकार मिले। विच देन वॉज गोइंग फॉरवर्ड इन हर नेम, और जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, बस ये इसके नाम से ही आगे बढ़ रहे थे। लोगों में फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से एक जोश आ गया था, और इस जोश को लेकर ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे। नॉट फेवर्ड स्पॉट अलोन बट द होल अर्थ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्पॉट है वो अकेले सिर्फ फ्रांस को नहीं मिला था, बट द होल अर्थ, परंतु पूरी अर्थ का इनको स्पॉट मिला। मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पर्पस था, जैसे कि इनकी मांगे थी, जैसे कि आजादी और समानता, ये सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जरूरत थी उस टाइम पे। द ब्यूटी वॉर ऑफ प्रोमिस, और ब्यूटी वॉर ऑफ प्रोमिस, यहाँ पे कौन से प्रोमिस की बात हो रही है? जो अब ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोमिस था, जो बदलाव का प्रोमिस था। दैट विच सेट्स एज द सम मूवमेंट माइट नॉट बी अनफेल्ट अमंग द बोर ऑफ पैराडाइज इटसेल्फ। द ब्यूटी वॉर ऑफ प्रोमिस दैट विच सेट्स as at some moment might not be unfelt among the bowers of paradise itself। जो ब्यूटी थी ये, यानी कि जो प्रॉमिस की ब्यूटी थी, जो भी एक बदलाव ये चाहते थे, that which sets, जिसको सेट किया गया था। यहाँ इस लाइन से मतलब है कि जो भी उनका प्रॉमिस था, उस सुंदरता को ग्रहण करने का, या जो आजादी और जो समानता वो चाहते थे, ये उन लोगों ने भी कभी महसूस नहीं की होगी या नहीं देखी होगी, जो लोग अब स्वर्ग में रह रहे होंगे। यानी कि जो लोग पैराडाइज में है इस टाइम पे, उन लोगों ने भी ऐसा फील नहीं किया होगा जो इस टाइम पे लाइव इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को फेस कर रहे थे। इतना जोश से भरे हुए थे, इतना आनंदित थे वो लोग। देखो वर्ड्सवर्थ ने कितना अच्छे से इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रेज किया है, काफी ज्यादा सपोर्ट किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को। द बडिंग रोज अबोव द रोज फुल ब्लोन, व्हाट टेम्पर एट द प्रोस्पेक्ट डिड नॉट वेक टू हैप्पीनेस अनथॉट ऑफ। जो एक कली होती है, बडिंग रोज का मतलब है यहाँ पे कली। अबो द रोज फुल ब्लो, अबो द रोज, कौन से रोज की यहाँ पे बात हो रही है? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनको अधिकार मिलने वाले थे, आजादी और समानता के। तो जैसे एक कली होती है, तो जब वो खिलती है तो एक फूल बन जाती है।
तो ये सारी कमियां इनकी अभी यहाँ पे पूरी होने वाली थी। तो इसी तरह से उनका जो बदलाव का प्रॉमिस था वो भी पूरा होता है जब वो चीजें लागू हो जाती है, और ये प्रॉमिस भी इन लोगों का पूरा हुआ। द इनर्ट वर रोज्ड एंड लाइवली नेचर रैप्ड अवे, व्हाट टेम्पर एट प्रोस्पेक्ट डिड नॉट वेक। और यहाँ पे लोगों की मनोदशा क्या थी, जो कि ऐसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर या इस मुद्दे को लेकर हर व्यक्ति में इनकरेज का काम किया इसने। कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसको उन्होंने ना रोज किया हो, ना जगाया हो, और जिसको खुशी ना मिली हो। तो यहाँ पे दो तरह के लोग थे। एंड लाइवली नेचर रैप्ड अवे, द इनर्ट वर रोज्ड, उन लोगों को भी जगाया गया जो शांत स्वभाव के हैं। इस तरह के लोगों को भी एक तरह से उठा दिया गया, उनको इनकरेज कर दिया गया, मतलब इनको इनकरेज करके एक तरह से अवेयर किया गया था। एंड लाइवली नेचर रैप्ड अवे, और जो पहले से ही लाइवली थे, मतलब जो लोग एकदम से उत्तेजित थे, वो भी पूरे जोश से भर गए थे। दे हु हैड फेड देयर चाइल्डहुड अपॉन ड्रीम्स, और जिन लोगों ने बचपन में सपने देखे थे कि अपने देश के बारे में जो भी उन्होंने कल्पनाएं की थी वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही थी। द प्ले फेलोज ऑफ फैंसी हु हैड मेड all powers of sweetness, subtlety and strength, their ministers who in lordly wise had steered। और जो भी इन लोगों ने सपने देखे थे, जैसे कि स्विफ्टनेस, बड़ी तेजी से ये लोग सपने देख रहे थे। सब्टिलिटी, सब्टिलिटी का यहाँ पे मतलब है क्लेवरनेस एंड स्ट्रेंथ, दियर मिनिस्टर्स, और स्ट्रेंथ को अपना एक तरह से हेल्पर बनाया। मिनिस्टर्स का मतलब है यहाँ पे हेल्पर। तो इन लोगों ने इन चीजों को अपना हेल्पर बनाया, जैसे कि क्लेवरनेस है, स्विफ्टनेस है, स्ट्रेंथ है, तो ये इन लोगों की ताकत बनी। हु इन लॉर्डली वाइज हैड स्टीयर्ड, और जो लोग बुद्धिमान थे, जो भव्य ज्ञानी थे, उन लोगों ने अपनी बुद्धि से जो ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया। अब आगे वाली लाइन में पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इनके क्या थे। अमंग द ग्रैंडेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस, जो भी उनकी सेंस थी, उन ग्रैंडेस्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताकर उनकी सेंस को उन्होंने बदल दिया। एंड डेल्ट विद व्हाटएवर दे फाउंड देयर, और उन्होंने डील किया किसके साथ, जो भी उनको मिलता था, मतलब जो भी इंसान उनको मिलता उन सब के साथ उन्होंने एक तरीके से एक डील किया, अच्छे से उनको डील किया, ताकि उन लोगों को भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में शामिल किया जा सके, और उनके अधिकारों के बारे में बताते थे, और ऐसे करके ही वो अपने अधिकारों की तरफ मूव कर सकते थे। लुर्किंग राइट होता है जो उनके जन्मसिद्ध अधिकार हैं। एंड एज दे हैड विद इन सम लुर्किंग राइट्स टू विल्ड इट, वो इन अधिकारों की तरफ मूव कर सकते थे। विल्ड इट का मतलब है यहाँ पे मूव कर सकते थे। दे टू हु ऑफ जेंटल मूड, यहां फिर से पोइट ने दो तरह के लोगों के बारे में बात की है, डिस्कस किया है। एक जेंटल मूड, यानी कि जो लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के लोग थे, जो किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते थे। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में दोनों ही टाइप के लोग थे। एक तो वो लोग थे जो हिंसा से अपनी आजादी चाहते थे, और एक वो लोग थे जो अहिंसा से आजादी चाहते थे। जैसे कि अगर हम भारत की आजादी के बारे में बात करें तो इसमें भी दोनों तरह के लोग शामिल थे, एक जो हिंसक थे और एक जो अहिंसा को फॉलो कर रहे थे, जैसे कि महात्मा गांधी है। हिंसक लोग जो है, जो अपनी लड़ाई लड़के अपनी आजादी को छीनना चाहते थे, अपनी आजादी को प्राप्त करना चाहते थे, जैसे कि राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये लोग जो है ये अपने देश के लिए मर मिट गए थे, क्योंकि ये लोग हिंसावादी थे, ये लड़ाई लड़के अपने हक को लेना चाहते थे। तो इसमें भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में दोनों तरह के लोग थे। had was all gentle notions and to these had fitted their own thoughts schemer more wide। तो एक तो जेंटल नोशन वाले लोग थे इसमें, एंड these had fitted their own thoughts, जिन्होंने अपने खुद के विचार बना रखे थे, खुद की एक सोच बना रखी थी। स्कीमर्स थी उनकी मोर वाइल्ड, यहाँ पे वाइल्ड से मतलब है जो मतलब हिंसा के जो समर्थन में थे, यानी कि जो लोग लड़ाई लड़के अपने जो अधिकारों को प्राप्त करना चाहते थे। एंड इन द रीजन ऑफ देयर पीसफुल सेल्फ, यानी कि जो ये हिंसक टाइप के लोग थे जो लड़ाई लड़ना चाहते थे, वे जोश से भरे हुए थे और उनको लगता था कि हमारे लिए तो यही एक पीसफुल सेल्फ है, यही एक पीसफुल तरीका है हमारी आजादी प्राप्त करने का। Now was it the both found the meek and lofty। अब यहाँ दोनों ही तरह के लोग थे जिन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए इस रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया, चाहे वो विनम्र स्वभाव के हो या फिर वो लोफ्टी अहंकारी हो। ये दोनों तरह के लोग हेल्पर बने। Did both find helper to see their heart's desire, अपनी दिली इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये दोनों तरह के लोग ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूटर बने। एंड स्टफ एट हैंड प्लास्टिक एज दे कुड विश, और जो भी इनके पास जो मटेरियल था, जो ऑब्जेक्ट्स थे, वो उनको मोल्ड कर सकते थे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। जैसे कि प्लास्टिक को मोल्ड किया जा सकता है,
वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उनको मोल्ड कर सकते थे किसी भी तरह से। वर कॉल्ड अपॉन द एक्सरसाइज देयर स्किल, और अपने उनके अंदर जो भी स्किल थे उन स्किल को वो एक्सरसाइज में लाकर हैप्पीनेस ला सकते थे। नॉट इन यूटोपिया सब टेरेनियन फील्ड, सब टेरेनियन फील्ड होता है जो अंडरग्राउंड है, मतलब अर्थ के अंदर है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सिर्फ यूटोपिया की बात नहीं है कि यूटोपिया में ही हैप्पीनेस हो सकती है। तो कोई भी अपनी हैप्पीनेस इस अर्थ पे ढूंढ सकता है, उसके लिए किसी यूटोपिया की जरूरत नहीं है। यूटोपिया दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल लिया है थॉमस मोर ने, जो यूटोपिया लिखा है उस यूटोपिया में एक इमेजिनरी लैंड को इस तरीके से दिखाया गया है जिसमें सारे लोग समृद्ध है, सब लोग खुश हैं। तो यहाँ पे पोइट ने बोला है कि यहाँ किसी यूटोपिया की जरूरत नहीं है, ना ही धरती के नीचे जो जगह है वहां जाने की जरूरत है। तो धरती पे भी आप किसी भी तरह की हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं अगर आपके अंदर स्किल है उनको एक्सरसाइज में लाकर। और सम सीक्रेटेड आइलैंड हैव अ नोज वेयर, और ना ही कोई ऐसा सीक्रेट आइलैंड है जहां पे आप इस तरह की हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही बात की है पोइट ने कि आपको कोई ऐसी लैंड पे जाने की जरूरत नहीं है जैसे कि यूटोपिया है, या फिर धरती के नीचे, या फिर किसी सीक्रेट लैंड पे जहां पे आप अपनी खुशियां ढूंढ सकते हैं। मुझे भी नहीं पता कि ये जगह कहाँ पे मिलेगी, लेकिन हेवन नोज वेयर, कि भगवान जानता है, गॉड जानता है ये कहाँ है। लेकिन मुझे तो बस इतना पता है कि आप अर्थ पे भी अपने स्किल के थ्रू उनको एक्सरसाइज में लाकर खुशियां प्राप्त कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रसन्न हो सकते हो। बट इन द वेरी वर्ल्ड, इसी संसार में, विच इज द वर्ल्ड ऑल ऑफ अस, एक इस संसार में जो हमारा सबका संसार है, द प्लेस वेयर इन द एंड वी फाइंड ऑल अवर हैप्पीनेस, जहां पे हमें हमारी खुशियां मिल सकती है। नॉट एट ऑल, कई बार हो सकता है सारी खुशियां ना मिले, बट धरती ही एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपनी खुशियां जो है वो ढूंढ सकते हैं, हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको लाइन टू लाइन फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है पोइम है वर्ड्सवर्थ की, इसको समझाने का। आज की वीडियो में बस इतना ही।